अरुण जी, अब मैं अपने को अनम्यूट करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। दो वक्ताओं को आपने सुना, आप थोड़ा इस कानून के बारे में विस्तार से बताइए जी। देखिए, सुनीलम जी ठीक कह रहे हैं कि ये औपनिवेशिक सत्ता का ये एक महत्वपूर्ण हथियार। और महात्मा गांधी को जब 1922 में नवजीवन और यंग इंडिया में 3 आलेख लिखने के आरोप में 124 ए के तहत 6 साल का कारावास दिया गया। कठोर कारावास था गांधी जी को, 6 साल का। और उसमें जो है जब वो सजा हुई तो गांधी जी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में नागरिक अधिकारों के हनन, अभिव्यक्ति की आजादी के हनन की जितनी धाराएं हैं उनमें सबसे कठोर धारा यही है। ये उसकी, उन्होंने कहा दिस इज द प्रिंस ऑफ ऑल सेक्शंस प्रोवाइडेड इन इंडियन पिनल कोड व्हिच कर्टेज द सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियन सिटीजन। ये बात गांधी जी ने कही थी 1922 को। लेकिन इस धारा का इतिहास अमरीश जी ऐसा है कि ये 1860 में जब इंडियन पिनल कोड बना, और जो है वो सीधे सीधे आप 1860 का वर्ष देख सकते हैं कि 1857 के इम्पैक्ट में ये सारे जो है वो क्रिमिनल लॉज लाए गए, क्योंकि भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन की जो जकड़बंदी है उसको मजबूत की जानी थी। भारतीय समाज इधर उधर छिटक रहा था और विद्रोह कर रहा था। उस विद्रोह को कुचलने के लिए जो है वो तमाम सीआरपीसी लाई गई, आईपीसी लाई गई, तो बहुत सारे सेक्शन लाए गए। और जो कुख्यात किस्म के औपनिवेशिक शासन के या उपनिवेशीकरण के चिंतक और जो है वो जूरिस्ट और जो है वो शिक्षाविद, ये जो जिनका नाम था जो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। और 1860 में जब आईपीसी आई तब उसमें शुरू में ये धारा थी राजद्रोह की, सेडिशन की। फिर किन्हीं कारणों से हट गई, तो उस समय जो एक्ट लागू हुआ उस समय ये धारा नहीं थी। फिर 1870 में ये धारा फिर से लागू की गई। और जैसा कि आप सेक्शन देख रहे हैं 124 ए, यानी कुछ अमेंडमेंट किया गया है, ये क्रमवार नहीं है, ए जोड़ा गया है। तो अमेंडमेंट के तहत जो है ये धारा जोड़ी गई। और ये धारा किन परिस्थितियों में जोड़ी गई? क्योंकि 1857 का आंदोलन 1860 में जा करके खत्म हो गया था। दिल्ली में जो सरकार थी वो अभी 10 मई को उसका जो है मेरठ से सैनिक चले थे, वो दिवस भी हम लोग मनाने गए थे। और वो 131 दिन जो है वो के बाद दिल्ली में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन तमाम इलाकों में 1860 तक मामला चला। लेकिन जो वहाबी लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल थे, वहाबियों की सक्रियता समाप्त नहीं हुई। और खासकर पश्चिम इलाके में वहाबी ज्यादा सक्रिय थे। इस बारे में हंटर कमीशन ने डिटेल में लिखा है। तो वहाबियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने कहा भी कि हम वहाबियों का दमन करने के लिए ये धारा ला रहे हैं, क्योंकि वहाबी बहुत खतरनाक होते हैं। और वहाबियों के कितने खतरनाक होते हैं इसका एक प्रमाण आप पा सकते हैं कि शेर अली नाम का एक वहाबी था, जिसने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जो वायसराय थे तत्कालीन लॉर्ड मेयो, उनको पटक के चढ़ बैठा और उनके सीने में छुरा घोंप के उनकी हत्या कर दी। तो वहाबी इस तरह से ब्रिटिश विरोध बहुत गहरा था वहाबियों के मन में जो। तो उसके नाते अंग्रेजों ने कहा हम वहाबियों के लिए ला रहे हैं। लेकिन उसका जो प्रयोग किया गया वो वंगवासी अखबार के एक लेखक जो है उनके ऊपर किया गया। और वो केस बड़ा मशहूर है वंगवासी अखबार के लेखक का। वो जो है वो जितेंद्र ठाकुर का केस है संभवतः। वो केस इस तरह से चला जो है वो जोगेंद्र चंद्र के खिलाफ, जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ वो कानून पहली बार लागू किया गया। तो यानी दावा किया गया था कि हम इसको वहाबियों के खिलाफ ला रहे हैं, लेकिन प्रयोग किया गया गैर वहाबियों के खिलाफ और कलकत्ता के एक अखबार के लेखक के खिलाफ। तो इस तरह से जो है वो इस धारा का इस्तेमाल हुआ। तिलक के खिलाफ 1898 में इस धारा का इस्तेमाल हुआ। और वो प्लेग की बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली थी। प्लेग कमिश्नर की हत्या चाफेकर बंधुओं ने कर दी थी, क्योंकि प्लेग कमिश्नर ने पूरे पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था, बहुत घनघोर तरीके से दमन किया था। जैसे तालाबंदी का हम लोगों ने देखा, लॉकडाउन देखा कि कोई कहीं नहीं आ सकता है, न जा सकता है, ट्रेनें बंद, आवागमन बंद, मास्क लगाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो वैसे ही प्लेग को नियंत्रित करने के लिए जो प्लेग कमिश्नर थे, तब चाफेकर बंधुओं ने उनको गोली मारी और तिलक ने अपने अखबार में चाफेकर बंधुओं को डिफेंड किया, कहा इन्होंने सही काम किया क्योंकि कमिश्नर ने बहुत गलत काम किया था। तब तिलक को इसी 124 धारा के तहत 18 महीने की सजा हुई
और वो सजा काट करके लोकमान्य तिलक एक नायक बन करके निकले। उनका जो स्वागत हुआ जो है पूरे महाराष्ट्र में, बंबई में, वो अद्भुत किस्म का स्वागत। फिर उसके बाद जो है वो 1908 में दोबारा जो है वो तिलक पर ये केस लगाया गया, और उसमें भी तिलक ने, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट की बग्गी पर बम फेंका था, मजिस्ट्रेट नहीं मरा, 2 महिलाएं मर गईं, तब भी तिलक ने उनको डिफेंड किया, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, प्रफुल्ल चाकी अरेस्ट किए गए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब तिलक ने अपने मराठा और केसरी अखबार में कहा कि इन लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है, ये जो दमनकारी सत्ता है इसका विरोध होना चाहिए। उस मामले में तिलक को सीधे सीधे 6 साल की सजा हुई 1908 में, और उसमें मांडले जेल भेजा गया तिलक को, जिसमें उनकी डायबिटीज बढ़ गई, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ी। उसी दौरान उनकी शायद पत्नी का भी निधन हो गया, और उसी दौरान लेकिन उन्होंने गीता रहस्य जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा। तो तिलक को 6 साल की सजा हुई थी। तिलक 14 में छूट करके आए, शायद उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार वगैरह में ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती वर्ती का समर्थन किया। और एक बार जो है वो तीसरी बार संभवतः जो है 1916 में तिलक पर फिर वो धारा लगाई गई। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक का बचाव किया और तिलक जो है वो छूट गए। वही धारा 1922 में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो असहयोग आंदोलन में जो हिंसा हुई, उस हिंसा का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी पर देशद्रोह की धारा लगाई गई। देशद्रोह हम लोग कहते हैं, राष्ट्रद्रोह कहते हैं, लेकिन तमाम लोग इस पे तकनीकी बहस भी करेंगे। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कहते हैं आप लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ये राजद्रोह है। बात उनकी ठीक है, लेकिन देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह के लिए कोई कानूनी धारा नहीं है आईपीसी में। इसी धारा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो राजनीतिक अर्थों में, सामाजिक अर्थों में राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह शब्द चलते हैं, इसलिए राजद्रोह जो है सेडिशन शब्द का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं। गांधी के ऊपर जो है, गांधी को भी 6 साल की सजा हुई 1922 में, लेकिन वो अद्भुत मुकदमा है गांधी का। उस मुकदमे को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सत्य का प्रयोग करने वाला व्यक्ति न्यायमूर्ति जज ब्रूमफील्ड के सामने खड़ा हुआ है, और गांधी ने कहा कि जो है ये अगर आप मानते हैं, गांधी ने कोई जो है, जब भी आप पर कोई केस दायर होता है तो 2 स्थितियां होती हैं, प्लीडिंग गिल्टी एंड प्लीडिंग नॉन गिल्टी। हम जो है अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं। गांधी ने साफ कहा कि मुझे कोई वकील नहीं करना है, मुझे अपना कोई बचाव नहीं करना है, और मैंने ये अपराध किया है, और आपने हमारे मुल्क की वो हालत कर दी है कि मैं अगर चलेगी तो मैं अपराध बार बार करूंगा। मुझे इस अपराध को करने में कोई संकोच नहीं है। गांधी ने प्रति भर डिफेंड करने की कोशिश नहीं। तब जो ब्रूमफील्ड का फैसला है वो भी अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान है, ये व्यक्ति सत्यवादी है, और इस व्यक्ति ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं मजबूर हूं इसको सजा देने के लिए। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार इस सजा को किसी तरह से कम करती है तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो मुझे। तो ये अद्भुत जज का जो है जो जजमेंट भी है। लेकिन गांधी को भी सजा हुई। गांधी को फिर अपेंडिसाइटिस हो गई, ऑपरेशन करने के चक्कर में 24 में छोड़ दिए गए। तो ये सब कहानी पूरी है। मैं केदारनाथ सिंह के फैसले पर आता हूं, जो कि 1962 का फैसला है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केदारनाथ सिंह जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और वो केदारनाथ सिंह जी जो है वो बरौनी के पास एक मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो है वो, मैं जानता हूं कि इस मीटिंग में सीआईडी के कुत्ते बैठे हुए, और हम लोगों ने अंग्रेजों को लड़ करके देश से भगा दिया। अब देश में कांग्रेसी गुंडों का शासन है, और मैं दावा करता हूं कि मैं इन लोगों को भी सत्ता से हटाऊंगा। इस पर उन पर जो है राजद्रोह का केस दायर कर दिया गया 124A के तहत, और निचली अदालतों से इवन हाई कोर्ट तक से उनको जो है उनकी सजा बरकरार रही। उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा तब लगाई जा सकती है जब आपके भाषणों से, आपके व्याख्यान से कोई हिंसक तरीके से विधि पूर्वक चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने का कोई आह्वान करे। ऐसा केदारनाथ सिंह ने बिल्कुल नहीं किया है। उन्होंने भाषण में व्यंग में कहा है कि हम इनको चुनाव में हटाएंगे, ये सीआईडी के कुत्ते बैठे हुए हैं सभा में, ये सब बातें कही हैं। ये कहीं से जो है विधि पूर्वक चुनी गई सरकार के विरुद्ध अप्रीति, घृणा
और जो है उसको उखाड़ फेंकने की बात नहीं। तो इस तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट केस है बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार का। जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन बहुत चर्चित था, चंडीगढ़ के नीलम सिनेमा के बाहर दो लोग नारा लगा रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदू हिंदू तूने पंजाब छोड़ दो, और जो है वो क्या राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। तो इस पर भी जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा नारा नहीं था जी, चुनी हुई विधि पूर्वक चुनी हुई सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की कोई बात, इसलिए यहां भी ये धारा नहीं लागू। और इसी प्रीति और अप्रीति के बारे में मैं बता दूं कि गांधी जी का अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जज ब्रूमफील्ड के सामने जो उन्होंने बयान दिया है, वो भी अद्भुत बयान हो, सुकरात वगैरह के मुकदमे जैसा ही बयान है। गांधी ने कहा है कि अगर किसी के भीतर किसी के प्रति प्रीति नहीं है तो वो जबरदस्ती आप प्रीति नहीं पैदा कर सकते। अगर मेरे भीतर इस सरकार के प्रति प्रीति नहीं है, अप्रीति है, तो मुझे अप्रीति को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं पैदा करने की चीज, इसलिए ये गलत। तो बाकी इस पर बहुत सारी बहसें हुई हैं।